नमस्ते साथियों, कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2022 का पेपर आपके सामने है। ऐसा ही एक मिलता जुलता पेपर आपकी भी एनुअल एग्जाम 2022 में पूछा जाएगा। पेपर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो स्टूडेंट फर्स्ट बार इस MK बूस्टर यूट्यूब चैनल पे आए हैं वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको प्राप्त हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने सार्थक अंक किसे कहते हैं? तो एक सिंपल सी डेफिनेशन देना चाहिए तो किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप से व्यक्त करने वाले अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। इसके लिए अगर लिखना चाहो तो मैं यहाँ क्वेश्चन का आंसर लिख रहा हूँ कि किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले अंकों को, किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले अंकों को हम सार्थक अंक कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कि तत्व के परमाणु क्रमांक 25 और परमाणु भार 55 है तो उसके नाभिक में होंगे। अब देखो, आपकी यहाँ बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए कि नाभिक का मतलब क्या होता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, जिसे हम परमाणु का भार कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि परमाणु का भार यहाँ कितना दिया, 55 दिया है, तो नाभिक में होंगे तो पूछे तो सीधी सी बात है कि इसको परमाणु क्रमांक 25 पे आपको क्या था, मैग्नीज, यहाँ लिखा आपने 25, ऊपर आ जाएगा 55। इसका मतलब उसमें प्रोटॉन की संख्या हो गई 25 और 55 में से 25 जाएगा कितने बजे, 30, उसमें न्यूट्रॉन हो जाएंगे। तो 25 प्रोटॉन और 30 न्यूट्रॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कि उसके नाभिक में 25 प्रोटॉन होंगे और 30 न्यूट्रॉन होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की जल एक द्रव है जबकि H2O गैस है। क्योंकि जल का मतलब क्या होता है, H2O, और H2O अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। H2O अणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इसलिए जल एक द्रव है, लेकिन H2S गैस में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता, इसका आंसर वो गैस है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मुझे पता है, आपको आता होगा तो बिल्कुल कमेंट्स में जल्दी से बता दीजिए। एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपकी कक्षा 11th की ये वार्षिक परीक्षा समाप्त हो जाएगी, वार्षिक परीक्षा 2022 समाप्त हो जाएगी और आप क्लास 12th में आ जाओगे, तो क्लास 12th वाले जैसे आप क्लास 12th में आओगे, आपके लिए केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासें बिल्कुल फ्री, ऑनलाइन क्लास 12th की केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासें हैं वो बिल्कुल फ्री जल्द ही स्टार्ट कर दी जाएगी। इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और लास्ट में आपको बता दिया जाएगा कि आपको कैसे इसको ज्वाइन करना, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसका 1 रुपये भी आपके लिए चार्ज नहीं होगा, लेकिन इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपने कमेंट्स में बता दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा कि दाब का SI मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। दाब का रास्कल नहीं बोला बेटा, पास्कल बोला। तो दाब का SI मात्रक क्या होता है, पास्कल, जिसको PA के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि किस अवस्था में पदार्थ की एंट्रोपी अधिकतम होती है। देखो, एंट्रोपी का मतलब होता है पदार्थ की अव्यवस्था। पदार्थ की अव्यवस्था को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एंट्रोपी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो गैस के अंदर जो अव्यवस्था होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो किसी भी पदार्थ में एंट्रोपी अधिकतम कौन सी अवस्था में होती है, गैस की अवस्था में, उसमें एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि निम्न में से संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म की पहचान कीजिए। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे पहचान करते हैं। जब कोई क्षार एक H+ को ग्रहण कर लेता है, जब कोई क्षार एक H+ को ग्रहण कर लेता है तो वो तो बना लेगा संयुग्मी अम्ल। क्या बना लेगा, संयुग्मी अम्ल। और जब कोई अम्ल एक H+
प्लस का त्याग कर दे, माइनस का मतलब बाहर निकाल दे, जब कोई अम्ल H प्लस को बाहर निकाल दे तो वो संयुग्मी क्षार का निर्माण करता। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो सवाल में देखो कि HCl से यहाँ से H प्लस बाहर चला गया तो ये तो बन गया आपका संयुग्मी। देखो HCl क्या अम्ल, इससे H प्लस बाहर चला गया तो Cl माइनस बचा, तो ये क्या हो गया आपका संयुग्मी क्षार। तो HCl तो आपका क्या हो जाएगा, संयुग्मी क्षार। अब बात करते अम्ल, जब क्षार H प्लस को ग्रहण कर ले तो H2O ने एक H को ग्रहण करके H3O प्लस बना लिया, एक H3O प्लस बना लिया, तो ये हो गया आपका संयुग्मी अम्ल। तो बिल्कुल आप इसका आंसर लिख के आ सकते हो कि संयुग्मी अम्ल पूछे तो आंसर हो जाए H3O प्लस, और संयुग्मी क्षार पूछे तो Cl माइनस। इसके बाद हम चलते क्वेश्चन नंबर 7 कि H2S प्लस Cl2 से 2HCl प्लस S बना, इस अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण ऑर्डर किसका अपचयन। तो यहाँ आपके माइंड में एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जब हम इन क्वेश्चनों की प्रश्नों की बात करते हैं तो यहाँ ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया कौन सी है वो क्लियर होनी चाहिए। देखो समान को मिला दो तो H2S को मैंने S से मिला दिया, Cl2 को S से मिला दिया। अब देखो H2S में S का ऑक्सीकरण अंक है -2, यहाँ पर 0, तो -2 से 0 अर्थात ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है, तो ये अभिक्रिया तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण। अब Cl का होता है 0 और HCl में Cl का होता है -1, तो 0 से -1 तो ऑक्सीकरण अंक में कमी, इसका मतलब ये अभिक्रिया हो गई अपचयन। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, H2S है उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण, और जो Cl2 है उसका क्या होगा, अपचयन। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया गया है क्लास 11th का, आप उसे ज्वाइन कर लें जिससे आपको महत्वपूर्ण सूचनाएं व्हाट्सएप के माध्यम से आपको प्राप्त हो सके। इसके बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर कि वर्ग 1 के तत्वों को हम क्षार धातुएं क्यों कहते हैं। काफ़ी सिंपल और इजी क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ग 1 के तत्वों को हम क्षार धातुएं क्यों कहते हैं। तो बिल्कुल ये बात क्लियर होनी चाहिए कि वर्ग 1 के तत्व अत्यधिक सक्रिय होने के कारण, वर्ग 1 के तत्व अत्यधिक सक्रिय होने के कारण परबल क्षारीय ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। परबल क्षारीय ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इस कारण से वर्ग 1 के तत्वों को हम क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि वर्ग 1 के तत्व अत्यधिक सक्रिय होने के कारण परबल क्षारीय ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इस कारण से वर्ग 1 के तत्वों को हम क्षार धातुएं कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, दलदल से प्राप्त गैस का मुख्य अवयव। देखो दलदल से जो गैस प्राप्त होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं, मार्शल गैस बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, A। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा A, CH4। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्थानिक किसे कहते हैं और ध्यान सहित समझाइए। तो देखो समस्थानिक के लिए कि एक ही तत्व के वे परमाणु, देखो यहाँ लिख सकते कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक अर्थात परमाणु संख्या समान होती है, लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखना है, तो एग्जाम्पल में आप सिंपल जैसे ये लिख दिया C6H12, C612, C613 और C614।
14। तो देखो तीनों में परमाणु क्रमांक क्या है, समान है, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। तो ये इसका हो गया उदाहरण। तो समझदारी किसे कहते हो और इसके उदाहरण से समझते हो, इसका आंसर आप ये लिख सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आपकी किसके सामने कि Fe और Cr का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तथा इनमें एकमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखे। तो पहले हम Fe की बात करें तो Fe का जो Fe लिखा, इसका परमाणु क्रमांक होता है 26। तो इससे पहले अक्रिय गैस कौन सी आती है, आर्गन। इसके बाद 3D आ जाएगा और फिर आपको आ जाएगा 4s। तो ये 4s 3D। तो आर्गन से पहले अक्रिय गैस आती है आर्गन, इसका 18। तो ये 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखो इसमें एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी, तो इसमें एकमित इलेक्ट्रॉन कितने, 4। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए Fe के अंदर एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 4। इसके बाद आपकी हम बात करते हैं क्रोमियम। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24। इससे पहले अक्रिय गैस कौन सी आती है, आर्गन। फिर वही ये बना दिया हमने यहाँ पे 3D, ये बन गया 4s। तो 3D 4s, 4s में एक आता है इसके क्रोमियम बहुत स्पेशल है और बाकी के सब इसमें आ जाएंगे। तो क्रोमियम में अगर आपको एकमित इलेक्ट्रॉन, ये तो है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और क्रोमियम में यदि आपसे एकमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जाए तो इसमें एकमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6। तो क्रोमियम के अंदर एकमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होगी। आयरन में एकमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि 120 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का IUPAC नाम व प्रतीक लिखे। तो 120 वाले तत्व का IUPAC नाम क्या हो जाएगा आपका, अन, बी, नीलियम, ये तो उसका IUPAC नाम हो जाएगा। और इसकी प्रतीक की बात करें तो पहला इनका अक्षर ले सकते हो, तो UBN। तो परमाणु क्रमांक 120 वाले तत्वों का IUPAC नाम अन, बी, नीलियम और प्रतीक UBN होगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। हैश का नियम से पहले ये आपका SO3 तथा NO2 अणुओं की अनुनादी संरचनाएं, तो दोनों इंपॉर्टेंट, SO3 और NO3 अणुओं की अनुनादी संरचनाएं। तो इनकी अनुनादी संरचनाएं बनाई, उनका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पे, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको बना के अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, क्योंकि इस प्रकार की अनुनादी संरचना बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन नंबर आपका 14 कि हैश का नियम क्या है। तो सीधी सी बात है कि हैश के नियम की बात करें तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो एंथैल्पी परिवर्तन, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो सदैव स्थिर होता है, चाहे अभिक्रिया किसी भी विधि के द्वारा संपन्न करवाई जाए। तो आप इसका आंसर कैसे लगोगे, वो आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में हो रहे एंथैल्पी परिवर्तन स्थिर रहता है, चाहे वह परिवर्तन किसी भी विधि से करवाया गया हो। इसको अच्छे तरीके से यहाँ समझा दिया गया। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्न के ऑक्सीजन अंक ज्ञात कीजिए। तो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ कि देखो पहले में इस एमओ का ऑक्सीजन अंक ज्ञात करोगे तो +6 आ जाएगा। अगर NI का ऑक्सीजन अंक ज्ञात करोगे तो इसमें +2 आएगा। इसके बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में एल्यूमिनियम का है वो +3 आ जाएगा। और K4Fe में Fe का अगर ऑक्सीजन की बात करोगे तो +2 आएगा। अब ये ऑक्सीजन अंक कैसे ज्ञात करते हो, ये चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर नंबर 8 के सभी वीडियो का लिंक डाल दिया गया है, वहाँ से आप इसको देखकर डिटेल से इजीली समझ सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्न के IUPAC नाम लिखे। तो प्रत्येक कंपाउंड की हम बात करें क्योंकि ये नामकरण वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें इसका नामकरण करना है। तो ये कितने कार्बन की श्रृंखला है, 1 2 3 4 5 1 2। तो 2 पे CH3 जुड़े हैं तो क्या लिखेंगे 2 डाई मेथिल 2 डाईमेथिल। और 5 कार्बन से हमने इसका क्या नाम लिख दिया, पेंटेन, 2 डाईमेथिल पेंटेन। इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें कि अगला है ये इस कार्बन की श्रृंखला की अगर हम बात करें तो ये कार्बन की श्रृंखला हो गई। अब जो काउंटिंग क्रियात्मक समूह से की जाती है तो ये 1 2 3 4
4 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। डबल बॉन्ड कितने? ट्रिपल बॉन्ड 4 नंबर पर है, ब्यूट। ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या कहते हैं? आयन। अगर क्रियात्मक समूह एल्कोहल है तो 1 नंबर पर तो 1 ओल, तो यहाँ घनी तो नीचे तो 1 ओल यहाँ आ जाएगा। तो याद करना है कि इसका से नाम के जगह ब्यूट 4 आयन 1 ओल। इसके बाद अपने जो नेक्स्ट कंपाउंड है उसकी अगर हम बात करें तो हमें इसका आईपी से नाम लिखना है। अब देखो यहाँ पर काउंटिंग में कन्फ्यूजन होगी कि ये भी 2 नंबर पर और ये भी 2 नंबर पर है, लेकिन काउंटिंग वहाँ से जो अल्फ़ाबेट में पहले आए उसको कम नंबर मिलने चाहिए, तो इधर से हो जाएगी 1 2 3 4 5। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो 4 मेटल, 2 क्लोरो 4 मेटल और 5 कार्बन से क्या नाम हो गया? पेंटेन। तो 2 क्लोरो 4 मेथिल पेंटेन। इसके बाद नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो आपके सामने, इसका नामकरण हो गया, ये 3 कार्बन की सीधी श्रृंखला हो गई, यहाँ से 1 2 2 पर है तो क्या हो जाएगा? 2 2 डाईमेथिल, 2 2 डाईमेथिल। 3 कार्बन है तो प्रोपेन। कार्बोक्सिलिक अम्ल 1 नंबर पर हो गया तो प्रोपेन 1 ओइक अम्ल, प्रोपेन 1 ओइक अम्ल। तो ये मैंने बता दिया है। इसके बाद अगर हम बात करना चाहें आपका जो नेक्स्ट कंपाउंड है, नेक्स्ट कंपाउंड की जब हम बात करें तो नेक्स्ट जो सवाल पूछा गया है वो है कि पेरोक्साइड प्रभाव या प्रति मार्कोनिकोव का नियम हम किसे कहते हैं? तो देखो नाम से शब्द से उल्लेख है कि प्रति मार्कोनिकोव का नियम, अर्थात मार्कोनिकोव के नियम के विपरीत अभिक्रिया होगी। तो इसके लिए आप ये लिख सकते हो कि असंतृप्त यौगिक, असंतृप्त का मतलब जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो यहाँ लिख सकते हैं कि असंतृप्त यौगिकों की योग की अभिक्रिया। योग की अभिक्रिया का मतलब है उसमें जैसे हैलोजन अम्ल है, जल का अणु है, अगर इनका योग होता है और ये अभिक्रिया जो किसकी उपस्थिति में हो? पेरोक्साइड की उपस्थिति में हो, तो वो अभिक्रिया प्रति मार्कोनिकोव के नियम से होती है। और इसका उदाहरण कैसे लिखोगे? तो इसका एक स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पे मैंने लगा दिया है, बिल्कुल बहुत सिंपल तरीके से जो लिखा है वो आपके सामने, इसको आप पढ़ के लिख कर अच्छे से याद कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें कि जल की अस्थायी कठोरता, देखो अगला क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि जल की अस्थायी और स्थायी कठोरता का कारण क्या है। तो देखो यहाँ से आप समझो कि जैसे मैंने यहाँ लिखा जल, जल में 2 प्रकार की कठोरता पाई जाती है, एक तो हम बोलते हैं अस्थायी, दूसरी बोलते हैं कौन सी? स्थायी। याद कर लेना कि अगर जल के अंदर, अगर जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट SCO3, अगर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट हो तो वो कठोरता कैसी होती है? अस्थायी। और जल में यदि कैल्शियम व मैग्नीशियम के या तो क्लोराइड और सल्फेट लवण हो, क्लोराइड या सल्फेट लवण होते हैं, वो होती है स्थायी कठोरता। जो अस्थायी कठोरता होती है उसे जल को उबाल कर दूर कर सकते हैं, जबकि स्थायी कठोरता के लिए विशेष विधियाँ ली जाती है। शॉर्ट में अगर आपको चाहिए तो इसका भी आंसर मैंने आपको स्क्रीन शॉट पर लगा दिया है, वहाँ से आप इसको आराम से नोट कर सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्न के सूत्र लिखकर हमें इनका अणुभार ज्ञात करना है। निम्न के सूत्र लिखकर हमें इनका क्या ज्ञात करना है? अणुभार। तो यहाँ अगर बात करें सबसे पहले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। कैल्शियम का परमाणु भार होता है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन कितने? 3 और एक ऑक्सीजन का होता है 16। तो टोटलिंग करोगे तो कितना आ जाएगा? 100। तो कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार कितना आ गया? 100। इसके बाद नेक्स्ट आपका पूछ लिया गया मैग्नीशियम फॉस्फेट। मैग्नीशियम फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है Mg3PO4 2। अब देखो मैग्नीशियम कितने? 3, एक मैग्नीशियम का होता है 24, तो 3 × 24 प्लस फास्फोरस कितने? 2 जाएंगे और फास्फोरस का होता है 31, फास्फोरस का 31। अब जो 4 दूनी 8, तो 8 ऑक्सीजन हो गए और एक ऑक्सीजन का होता है 16। तो कंप्लीट अगर आप इसको इसका करोगे जोड़ बाकी गुना भाग, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 262।
तो मैग्नीशियम फॉस्फेट का जो अणुभार आएगा वो कितना है 262। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड की अगर हम बात करें तो फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है FeCl3। FeCl3 जो आयरन होता है उसका होता है 56, 3 Cl है, 1 Cl का होता है 35.5, तो इसका कुल आंसर हो जाएगा 162.5। तो फेरिक क्लोराइड का कितना होगा 162.5। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है अमोनिया। क्या पूछा गया, अमोनिया। तो अमोनिया की बात करें तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन होते हैं 3 और 1 हाइड्रोजन का 1, तो कुल टोटल कितना होगा 17। अमोनिया का अणुभार कितना होता है 17 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका है। इसके बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। ये आवर्त सारणी वाले चैप्टर पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ से कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर समझनी होगी कि क्या पूछा कि उत्कृष्ट गैसों की विद्युत ऋणात्मकता का मान शून्य होता है। कहानी जो सीधी सी बात है कि उत्कृष्ट गैस की विद्युत ऋणात्मकता मान शून्य होने का मतलब क्या होता है कि इनका अष्टक पूर्ण होता है। अष्टक पूर्ण होता है, इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन का या तो त्याग या ग्रहण दोनों ही कार्य नहीं करते। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करता तो उसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान कितना होगा 0 हो। तो सीधा सा आंसर लिखोगे कि उत्कृष्ट गैसों का जो अष्टक है, क्या लिखोगे इसका आंसर कि उत्कृष्ट गैसों का अष्टक पूर्ण होने के कारण ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते, इस कारण से इनकी विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है 0 होता है। इसके बाद इसका अगला कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कार्बन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी से कम ऋणात्मक होती है, क्योंकि जो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो अर्धपूरित होता है। अर्धपूरित होने के कारण ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करता। जैसे एग्जाम्पल लिख दें नाइट्रोजन की, ये नाइट्रोजन, तो इससे पहले आखिरी गैस कौन सी आती है हीलियम, यहाँ इसके बाद ये आपका 2s और ये आपका 2p, 2s 2p। तो नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक कितना होगा 7, हीलियम का 2, तो 3 4 5 6 और 7। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब इसका ये जो p कक्षक है बाहर वाला, ये अर्धपूरित होता है। अर्धपूरित होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो क्षमता होगी वो कार्बन की तुलना में काफ़ी कम होती है। इसी कारण से नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है वो कार्बन की इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी से कम ऋणात्मक होती है। इसके बाद क्वेश्चन संकरण किसे कहते हैं और sp3 संकरण को उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो सीधी सिंपल सी बात है कि जब किसी परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले, याद रखना कि जब किसी परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले विभिन्न कक्षक आपस में मिलकर उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा और समान आकृति वाले नए कक्षकों का निर्माण करते, इसे संकरण कहते हैं। तो आप इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे वो आपकी स्क्रीन के सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद हम बात करें कि sp3 संकरण को उदाहरण की सहायता से समझे। जैसे एक सिंपल सा इसका एग्जाम्पल है कि sp3 संकरण, तो एक s और 3p कक्षक, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जैसे मैंने लिख दिया है CH4 है। इसमें संकरण कौन सा होता है sp3। अगर इसकी आकृति बनाओगे तो ये एक कार्बन 1 2 3 और 4, यहाँ पर ये इसकी इस प्रकार से इसकी आकृति बनती है और यहाँ पर ये आपके क्या जुड़े होते हैं हाइड्रोजन। तो sp जो संकरण होता है उसकी आकृति कैसी होती है चतुष्फलकीय। कैसी होती है चतुष्फलकीय। इसके पश्चात ये क्वेश्चन अपने जो सिलेबस से हटा दिया गया उसमें से पूछा गया, तो हम इसकी बात नहीं करने वाले हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम और द्वितीयक नियम को परिभाषित कीजिए। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम और द्वितीयक नियम को परिभाषित कीजिए और डेल्टा H और डेल्टा E के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। तो अब शुरुआत से इसको लेते हैं। पहले ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम। जो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को ही हम क्या बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। इसके अनुसार ऊर्जा को न तो हम नष्ट कर सकते हैं न उसको उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। और इसका जो डेरिवेशन आता है, इसको अगर आप हल करोगे तो आपका फॉर्मूला आएगा डेल्टा U बराबर Q प्लस
W। किसी निकाय को दी गई कुल आंतरिक ऊर्जा उसकी दी गई उष्मा प्लस उस पर किए गए कार्य के बराबर है। इसको आप कैसे लिखोगे, उसका स्क्रीनशॉट मैंने अच्छे से आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है, अच्छे तरीके से आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि उष्मागतिकी का द्वितीय नियम, तो द्वितीय नियम संयुक्त रूप से परिभाषित, मतलब दो तीन नियम मुख्य, दो तीन अलग अलग कथन है। पहला कथन आता है क्लाउस के अनुसार कि कौन से विज्ञान उष्मागतिकी के द्वितीय नियम की हम बात कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं लिख रहा हूं क्लाउसियस के अनुसार बिना बाह्य कार्य किए ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर उष्मा का प्रवाह नहीं हो सकता। दूसरा आप चाहो तो लिख सकते हैं प्रकृति में सभी स्वतः परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। और तीसरा प्रत्येक स्वतः प्रक्रमण ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी होती है वो लगातार बढ़ती रहती है। तो और चौथा एक ओस्टवार्ड का भी कथन है। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे वो आपकी स्क्रीन पे वहां से आप देख सकते हो। इसके बाद अब हम बात करें अगला, डेल्टा एच और डेल्टा ई के मध्य संबंध बताइए। डेल्टा ई और डेल्टा एच के मध्य संबंध बताना है। तो देखो डेल्टा एच क्या है, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। डेल्टा एच को हम बोलते हैं एंथैल्पी परिवर्तन। डेल्टा एच को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी परिवर्तन। और डेल्टा ई क्या होता है, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन। डेल्टा ई आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन। तो संबंध होता है इनमें, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। तो प्रश्न है कि डेल्टा एच और डेल्टा ई के मध्य संबंध बताइए। तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। तो काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं कि हमने क्वेश्चन नंबर 23 तक इसको हल कर लिया है और 24वां अपने इस बार सिलेबस में नहीं है, तो हम इसकी बात नहीं करने वाले। इसके बाद के क्वेश्चन हैं वो आपके लिए मैंने छोड़ दिया है कि बात करें। तो ये क्वेश्चन है आपके, और देखो ये भी अपने सिलेबस में ही आउट कर सकते हो आप इसको, कि हाइड्रोजन वाले पार्ट से है। क्वेश्चन नंबर 26 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कि अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, इसे पर्यावरण प्रदूषण को किस प्रकार परिभाषित करते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, इसके लिए उत्तरदायी गैसें कौन से। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। 2700 क्वेश्चन आपके लिए नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चनों की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 ये आपके एस ब्लॉक वाले चैप्टर से काफ़ी बार अगर हम सोचते हैं पेपर ये पी ब्लॉक बोरेक्स पी ब्लॉक में आएगा, तो काफ़ी बार पेपर का स्टैंडर्ड काफ़ी हाई कर दिया जाता है, जिसमें इस तरह क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिसको बच्चे देखते ही समझते हो क्या परेशानी होती है। इसके बाद इसका 29वां क्वेश्चन आपके 29 और 30वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इनको हल करें अपने आप। तो जो मेन क्वेश्चन से शुरुआत की वो मैंने आपको हल करवा दिए। इसके बाद जो मैं महत्वपूर्ण बात बताता हूँ वीडियो के लास्ट में, जैसे ही कक्षा 11th की परीक्षाएं समाप्त हो जाएगी उसके तुरंत बाद क्लास 12th केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी और सबसे बड़ी बात है फ्री होगी और ये पूरी साल भर चलेगी। तो इसको ज्वाइन करने के लिए एमके बूस्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, जिससे समय समय पर आपको महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। और इसका अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना बिल्कुल फ्री है, मैंने पहले बता दिया क्लास 12th की केमिस्ट्री। तो आपको क्या करना है कि अपना नाम, अपने स्कूल का नाम और अपने ज़िले का नाम, ये जो नीचे आपको साइड में मेरे व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहे हैं उस पर लिखकर सेंड कर देना, जिससे मैं आपको अपने क्लास 12th के स्पेशल ग्रुप में ऐड कर लूँगा। जैसे ही क्लास 12th की क्लासें स्टार्ट होगी आपको समय पर सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपके साथी भी इसका लाभ उठा सके। इसी के साथ बाकी के जो क्वेश्चन बच गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिए जाएंगे। इसी के साथ ये आज की क्लास समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।